की जाती है। किस बात पे शर्माते? नई दुल्हन अपना शौहर का नाम नहीं लेती, वैसा हम कोई अडानी वडानी का नाम नहीं लेना चाह रहे। देश की संसद में कुछ कामकाज हुआ भी या सिर्फ हुआ नारेबाजी, हल्ला, शोरगुल और इसकी वजह से स्थगन। लोकसभा और राज्यसभा में क्यों मात्र 10 मिनट के अंदर कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी? लोकसभा और राज्यसभा के बाहर ऐसी कौन सी मीटिंग हुई जिसके बाद विपक्षी सांसदों ने बाहर आकर के कहा कि अब हमें उम्मीद है कल से लोकसभा और राज्यसभा चलेगी? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द साबरमती फिल्म देखने कहां पहुंच गए? और इस सब के अलावा सबसे बड़ी बात आज की रिपोर्ट में कि पूरा एक सप्ताह शीतकालीन सत्र का कोई कामकाज नहीं हुआ। तो ऐसे में आज डिस्कस करते हैं कि देश के सांसदों को कितनी सुविधाएं मिलती हैं, कितनी सैलरी मिलती है और इस सैलरी के मिलने की वजह क्या है जब संसद में कामकाज ही नहीं हो रहा है। आज की रिपोर्ट में हम लेकर के आए हैं आपके लिए संसद के अंदर का एक पुराना वीडियो। चलिए देखते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र का दूसरे सप्ताह का पहला दिन, सोमवार का दिन, कामकाज का दिन। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में देश के सांसद जब जुटे तो सिर्फ नारेबाजी हुई, हंगामा हुआ और उसके बाद स्थगन हुआ। पिछले सप्ताह की तरह ही, जैसे पिछला सप्ताह हंगामे नारेबाजी की भेंट चढ़ गया, उसी तरीके से दूसरे सप्ताह का पहला दिन भी नारेबाजी हंगामे की भेंट चढ़ गया। बाकी दिन शो में हम आपको डिटेल में लेकर के चलते थे, आज उतने विस्तार में नहीं लेकर के चलेंगे क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन सबसे पहले लोकसभा की बात करते हैं। लोकसभा में रोज की तरह ही कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला अपने आसन पर आए, जय श्री राम बोल करके उनका स्वागत किया गया और इसी स्वागत के साथ शुरू हो गया विपक्ष की नारेबाजी। विपक्ष कुछ मुद्दों पर बहस की मांग कर रहा है, स्थगन की मांग कर रहा है, लेकिन इन सबको नजरअंदाज करते हुए लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कार्यवाही शुरू कर दी। देखिए। प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 81 श्री जी लक्ष्मी नारायण। थैंक यू स्पीकर जी। माननीय मंत्री जी, सर क्वेश्चन नंबर 81। प्रश्नकाल शुरू तो हुआ लेकिन एक दो सवालों के बाद ज्यादा कुछ हो न सका और लोकसभा स्पीकर को सभा स्थगित करनी पड़ी दिन के 12 बजे तक के लिए। सदस्यगणों, प्रश्नकाल आपका समय है। मैं आग्रह करता हूं कि प्रश्नकाल को आप चलने दें। कृपया अपनी अपनी सीट पर विराजें। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दिन के 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हुई। उपाध्यक्ष कुर्सी पर आई, कार्यवाही शुरू हुई, पेपर लेड किए गए और दूसरे कामकाज शुरू हुए, लेकिन नारेबाजी में तनिक भी कमी नहीं आई। लेकिन शोर बढ़ता चला गया और 8 से 10 मिनट के अंदर में ही लोकसभा की कार्यवाही अगले दिन यानी 3 दिसंबर 2024 तक के लिए स्थगित कर दी। माननीय सभी सदस्यों से मैं आग्रह करती हूँ, आप सबसे निवेदन करती हूँ कि सदन को चलने दें। काफी माननीय सदस्य कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने वाले थे। पूरा देश का मतदाता हम सबको देख रहा है, खास करके जो पहली बार सदन पर चुनकर आए हैं, वो भी अपने सदन में या अपने क्षेत्र की बात रखने वाले थे। आप सबसे आग्रह करती हूँ कि सदन की कार्रवाई को चलने दें। सभा की कार्रवाई मंगलवार दिनांक 3 दिसंबर 2024 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। ये तो हुई लोकसभा की बात। अब चलते हैं राज्यसभा। राज्यसभा में भी रोज की तरह ही कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। सभापति जगदीप धनकर आए, उनका स्वागत हुआ, वो आसन पर बैठे। विपक्ष की तरफ से नारेबाजी होती ही रही पिछले सप्ताह की तरह और पिछले सप्ताह की तरह ही सभापति ने उसे नजरअंदाज किया। जो डिबेट की मांग की गई उसको नजरअंदाज किया गया और इसकी वजह से हंगामा रुका नहीं। देख लीजिए। Honorable members, what we are doing is a spectacle to people's absolute distaste. Nothing is going on record. Nothing is going on record. I appeal to you in the name of framers of the Constitution, people of this country,
Allow the parliament to function. Don't make it dysfunctional. इस हंगामे के बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने कार्यवाही को पहले 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। The House stands adjourned to meet at 12 noon today. 12 बजे राज्यसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हुई। हंगामा वैसे ही होते रहा, कुछ बदलाव नहीं हुआ। इसके बाद कुछ ही मिनटों में 10 मिनटों में राज्यसभा की कार्यवाही भी अगले दिन यानी 3 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी। The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Tuesday, the 3rd December 2024. तो कुल मिलाकर के लोकसभा और राज्यसभा में शीतकालीन सत्र के दूसरे सप्ताह भी मिनटों का कामकाज हुआ। 10 मिनट मुश्किल से लोकसभा में और 10 मिनट मुश्किल से राज्यसभा में। लोकसभा और राज्यसभा में तो इतना ही कुछ हुआ, लेकिन संसद भवन परिसर में सत्ता पक्ष ने और विपक्ष ने इस स्थिति के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया। ये भी लगातार रोज ही हो रहा है। फिर भी आज देख लेते हैं केंद्रीय गृह मंत्री गिरिराज सिंह ने क्या कहकर के विपक्ष को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। सुनिए। ये विपक्ष को लोकतंत्र में भरोसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी सहित। अगर लोकतंत्र में भरोसा होता तो जनता की गाढ़ी कमाई को एडजॉर्न करा करके ये जनता के हक की मारी है, जनता का हक है। आखिर संसद बना काहे के लिए है? संसद में अगर जनता के लिए चर्चा नहीं होगी तो ये शोर मचाने के लिए होगा। ये दुखद घटना है, ये होना नहीं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की बात आपने सुनी। अब सुनिए रेणुका चौधरी को। कांग्रेस की सांसद हैं, सीनियर सांसद हैं, क्या कह रही हैं, कैसे वो सत्ता पक्ष को इस स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहरा रही हैं, ये सुन लीजिए। भाई हाउस नहीं चल पाएगा जब तक आप बात नहीं करने देते, कॉन्स्टिट्यूशन को अपना रहे हो, छाती पे लगा के घूमते हैं आप लोग। तो फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन का हक है भाई। अवाम कुछ सवाल कर रही है, वो हमारी ऑपोजिशन विपक्ष में जो बैठते हैं, ये हमारी फर्ज धर्म बनती है कि हम आके यहाँ उनकी आवाज यहाँ सुनाएं। कोई शक है, कोई सवाल है, कुछ सच है, कुछ असत्य है, ठीक है, मगर जब ये है तो पूछने का हक तो रहनी चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो आप उसको चलने नहीं देंगे, आप बोलने नहीं देंगे, तो हम चुप रहें। हम चुप रहने नहीं आए पार्लियामेंट, आवाज बुलंद रखे, डेमोक्रेसी की आवाज यहाँ सुनाने आए हैं, तो सुनाने दीजिए। दिक्कत क्या है? किस बात पे शर्माते? नई दुल्हन अपना शौहर का नाम नहीं लेती, वैसा हम कोई अडानी वडानी का नाम नहीं लेना चाह रहे, शर्मा रहे तो शर्माइए, हम तो करेंगे जो करना है। लोकसभा और राज्यसभा में तो कामकाज नहीं हुआ। आपने देखा कि संसद से बाहर निकलने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पे आरोप मढ़ा। संसद नहीं चलने देने के लिए एक दूसरे को आरोपी ठहराया गया। लेकिन आज लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के कमरे में एक मीटिंग हुई। जितनी भी पार्टियां हैं लोकसभा में, उन सभी के नेता उस मीटिंग में पहुंचे, स्पीकर के साथ बातचीत हुई, उसका विजुअल आप देख रहे हैं। इस मीटिंग से निकलने के बाद केंद्रीय मंत्री ने उम्मीद जताई कि अब कल से संसद चलेगा। पहले इनको सुन लीजिए। आज लोकसभा स्पीकर के साथ ऑल पार्टी फ्लोर लीडर्स के साथ में मीटिंग हुई और कुछ दिनों से पार्लियामेंट में जो गतिरोध बना हुआ है उसको सबने चिंता व्यक्त किया है। हमने भी कहा है कि भारत के संसद में सब लोग चुने हुए जितने भी प्रतिनिधि हैं अपना बात रखने के लिए आते हैं और पार्लियामेंट इतना दिन तक नहीं चलना और जनता का पैसा नुकसान करना ये ठीक नहीं है। सबने ये बात माना है और विपक्ष के ओर से भी कई डिमांड रखे हैं। इसके अलावा स्पीकर साहब ने भी कहा है कोई भी मुद्दा अगर उठाना चाहेगा तो उसका नियम होता है, अनुमति प्राप्त करने पर वो आप नोटिस दे सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट को हंगामा करके उसमें बाधित करना, पार्लियामेंट प्रोसीडिंग को रोकना ये ठीक नहीं है। ये ऐसा आज सबने माना है। चलो ये एक अच्छी बात है कि चर्चा कल से शुरू होने का सबने मान लिया है, मंजूरी दिया है। कल पहला बिल हम लोग चर्चा करके पारित करेंगे लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। दूसरे जो लिस्टेड बिजनेस है हम उसको पारित करेंगे।
लिहाजा विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, तो कांग्रेस के सांसद से ये सुनना बनता है कि उनको किस चीज की उम्मीद है। क्या कांग्रेस को और विपक्ष को अब इस बात की उम्मीद है कि कल 3 दिसंबर से जब संसद शुरू होगा, संसद की कार्यवाही शुरू होगी, तो क्या कामकाज हो पाएगा। विपक्ष जिन मुद्दों पे चर्चा की मांग कर रहा है, क्या उसके लिए सरकार और लोकसभा अध्यक्ष तैयार हो गए हैं। सुनिए। जो आज भी हमने कहा, विपक्ष चाहता है कि संविधान के 75वीं जयंती पर 2 दिन की चर्चा लोकसभा में भी हो, राज्यसभा में भी हो। हम सरकार के औपचारिक बुलेटिन का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने हमें अनौपचारिक रूप से आज बताया कि जल्द ही ये घोषित होगा, तारीख घोषित होगा, और जैसे ही तारीख घोषित होता है हम आगे बढ़ सकते हैं। तो लोकसभा में क्या हुआ, राज्यसभा में क्या हुआ, और उसके बाद कैसे संसद भवन परिसर में सत्ता पक्ष ने विपक्ष को और विपक्ष ने कैसे सत्ता पक्ष को जिम्मेदार ठहराया, ये हमने आपको बताया। आज लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले इंडिया गठबंधन ने एक महत्वपूर्ण बैठक की। इंडिया गठबंधन के जो घटक दल के पार्टियां हैं, उसके जो नेता हैं, उनकी एक मीटिंग हुई। उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। लेकिन इस मीटिंग से 2 अहम पार्टियां गायब रहीं। टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस इससे गायब रही। तृणमूल कांग्रेस ने अपना अलग मुद्दा उठाया है, अलग स्टैंड लिया है। सुनिए टीएमसी के सांसद क्या कह रहे हैं। हाउस चलना चाहिए। टीएमसी हैज मेनी बर्निंग इश्यूज इंक्लूडिंग देयर स्टेट। वी हैव अ मेजर अनएम्प्लॉयमेंट इशू, प्राइस राइज इशू, 100 days जॉब वर्कर्स इशू, आवास योजना इशू, फर्टिलाइजर इशू। नथिंग वी आर बीइंग सक्सेसफुल टू रेज दिस इशू. Adani issue be tabled, be discussed. Let us discuss it in the Business Advisory Committee meeting, and BA committee should fix up a time. And it is the responsibility of the major ruling party to see that the House runs. They are showing they are not interested that the House runs. And House belongs to the opposition. But this BJP government is not in a mood also to run the House. और दूसरी पार्टी जो इस मामले पर विपक्ष के साथ नहीं दिख रही है, वो है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के सांसद, राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में लगातार दूसरे दिन दिल्ली में बढ़ती क्राइम को लेकर के डिबेट करवाने के लिए नोटिस दिया है। देखिए, हमने दिल्ली की कानून व्यवस्था के ऊपर पहले भी नोटिस दिया था, आज फिर मैंने 267 का नोटिस दिया। मैं चाहता हूं कि दिल्ली की बदहाल कानून व्यवस्था के ऊपर सदन में चर्चा कराई जाए। रोज गैंग वॉर हो रही है, गैंग रेप हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रही हैं, व्यापारियों से अवैध वसूली हो रही, और जो शिकायत कर रहा है 5-5 बार शिकायत करने वाले विधायक को उल्टा उठा के अंदर कर दिया। तो मुझे लगता है कि अमित शाह ने साफ तौर पे संदेश दिया है कि उनका हाथ गैंगस्टर्स के साथ है, अपराधियों के साथ है, माफियाओं के साथ है, और वो दिल्ली में अपराध बढ़ाने का काम करेंगे, रोकने का नहीं। लोकसभा और राज्यसभा में हुई कार्यवाही, उसके बाहर हुए आरोप प्रत्यारोप और मीटिंग्स में जो चर्चा हुई, उसके अलावा एक और दिलचस्प चीज आज हुई। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसद द साबरमती जो फिल्म है वो देखने के लिए पहुंचे। बाल योगी, माफ करिएगा, बाल योगी जो थिएटर है नए पार्लियामेंट भवन में ही बना है, तो बाल योगी थिएटर में देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसद द साबरमती फिल्म जो है वो देखने पहुंचे हैं। तो इतना सब कुछ देखने समझने के बाद अब बारी है आपको ये बताने की कि हमारे देश में सांसदों को कितनी सैलरी मिलती है, कितनी सुविधाएं मिलती है। तो चलिए एक नजर इधर भी डाल लेते हैं। 1947 में 400 रुपए एक सांसद को सैलरी मिलती थी, 1964 में 500, इसी तरीके से 1983 में वो बढ़ के 750 हो गई, और वो पूरा आंकड़ा आपके सामने है। 2018 में ये सैलरी सांसदों की बढ़ के हो गई 1 लाख रुपए महीना। कहने का मतलब ये है कि अभी जो सांसद हैं उनको महीने में 1 लाख रुपए सैलरी के तौर पे मिलती है। इसके अलावा उन्हें क्या मिलता है, दैनिक भत्ता मिलता है 2000 रुपये। कब मिलता है, जब संसद का सत्र चल रहा होता है। संसद के सत्र में शामिल होने के लिए, भाग लेने के लिए हर एक सांसद को 2000 रुपया दैनिक भत्ता मिलता है, दिन के हिसाब से भत्ता मिलता है। इसके अलावा सैलरी के अलावा एक भत्ता ये हो गया जो संसद सत्र चलने पे मिलता है। दूसरा भत्ता है निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, हर महीने मिलता है, 70,000 रुपए मिलता है। क्यों मिलता है, कि अपने निर्वाचन क्षेत्र में आप ऑफिस खोल सकें, किसी एक व्यक्ति को रख सकें जो कि जनता के समस्याओं का समाधान करे। इसके अलावा कार्यालय व्यय भत्ता मिलता है कि अगर आप अपना ऑफिस खोलते हैं तो उसका जो खर्चा है, पेपर, पेन, पेंसिल और बाकी खर्चे, चाय पानी, उसके लिए हर महीने 60,000 रुपए मिलते हैं।
हमने आपको बताया कि अभी एक सांसद को 1 लाख रुपए महीने सैलरी मिल रही है, 2,000 रुपए उसे मिलते हैं संसद भत्ता के तौर पे, 70,000 रुपए मिलता है निर्वाचन क्षेत्र भत्ता के तौर पे, 60,000 रुपया हर महीने मिलता है कार्यालय भत्ता के तौर पे। इसके अलावा एक सांसद को फर्स्ट क्लास एसी में ट्रैवल करने का पास मिलता है, रेलवे पास मिलता है अटेंडेंट के साथ। और अगर वो हवाई यात्रा करते हैं सांसद जी, तो उनको मात्र 25% अपने टिकट के पैसे का किराए का देना पड़ता है, उनके साथ भी उनका अटेंडेंट वहां भी जाता है। इसके अलावा एक सांसद को बिजली, पानी और फोन की सुविधा मिलती है बिल्कुल मुफ्त। ये सब क्यों मिलता है? ये सब इसलिए मिलता है कि सांसद महोदय संसद में बैठें और देश की समस्याओं पर चर्चा करें, देश की जनता के भले के लिए कानून बनाए और उस कानून पर पक्ष विपक्ष मिलकर के चर्चा करें। लेकिन ये हो नहीं रहा है। विंटर सेशन में अभी तक की स्थिति अगर आप देखें तो ये नहीं हो रहा है, लेकिन इसके बाद भी ये मीटर चल रहा है। उनकी सुविधाएं, उनका भत्ता, उनकी सैलरी मिल रही है। आपको ये भी बता दें कि देश के सांसदों को दिल्ली के सबसे रिहायशी इलाके में फ्री का बंगला, फ्री के फ्लैट या फिर उनके हिसाब से उनके रुकने के लिए हॉस्टल में कमरा, जिसमें बिल्कुल होटल जैसी सुविधाएं होती है, वो मिलता है। और ये सब इसीलिए मिलता है कि देश के सांसदों को ये सारी सुविधाएं मिलती रहें, ताकि वो 5 साल जब जब संसद का सत्र चले तो उसमें भाग लें, डिबेट करें, बहस करें, अपनी बात रखें, जनता का मुद्दा उठाएं, प्रश्नकाल शून्यकाल में जनता के मुद्दे उठाएं, सरकार से सवाल करें और सरकार के लोग जवाब दें। तो देखा आपने सांसदों को कितना कुछ मिल रहा है, टैक्स पेयर के पैसे से कितनी सुविधाएं मिल रही हैं। इस रिपोर्ट के आखिर में हम आपको साल 2001 का एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं। लोकसभा के अंदर का वीडियो है। तब देश में एनडीए की सरकार थी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सीनियर नेता स्वर्गीय प्रमोद महाजन देश के संसदीय कार्य मंत्री थे। 2001 में सांसदों के वेतन भत्ते बढ़ाने के लिए एक बिल पेश हुआ था। 2 घंटे की डिबेट के बाद वो बिल पास हो गया था। उसके बाद प्रमोद महाजन जी लोकसभा में खड़े होकर के कुछ कह रहे हैं और वो जो कह रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए। अब मैं जनप्रतिनिधियों के बारे में जो पब्लिक इमेज है, मैं इस समय इसकी चर्चा करने का अवसर नहीं है, अपने पास समय नहीं। ये जरूर है कि जनप्रतिनिधियों के बारे में पब्लिक इमेज उतनी अच्छी नहीं है जितनी हम चाहते हों, और इसलिए कभी कभी तो मुझे लगता है कि बाकी देशों का तो मुझे उदाहरण मालूम नहीं है, लेकिन एक बार तो मैंने, और इसको आप केवल मजाक में ही लें, गंभीरता से न लें, मैंने कहा था कि देयर सीम्स टू बी ए लव एंड हेट रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। दे स्टार्ट हेटिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स द मोमेंट दे इलेक्ट देम। मतलब जिसको 5-5 लाख वोट से चुनकर देते हैं, दूसरे क्षण से ये काम नहीं कर रहा है, शिकायत उसके बारे में होती है। और इसके कारण हमारी इमेज अच्छी हो, इसके लिए हम सबको क्या करना चाहिए, मुझे लगता है कभी इसकी बहस हम कर सकते हैं। और कुछ जैसे हम आचार संहिताएं सबके लिए कहते हैं कि पत्रकारों के लिए होनी चाहिए, औरों के लिए होनी चाहिए, वैसे किस प्रकार की आचार संहिता सांसदों के लिए भी बनानी चाहिए, ये सांसद मिलकर हम सोच सकते हैं कि जिस आचार संहिता का पालन करके, क्योंकि ये कोई बहुत अच्छी स्थिति तो है नहीं कि अपने बारे में, जो हम अपने बारे में अपनी राय रखते हैं, ऐसा अगर समाज हमारे बारे में अपनी राय रखता नहीं होगा तो गलती भले समाज की हो या गलती मीडिया की हो या हम की हो, हमारी हो, हमको सबको ये ढूंढकर देखना चाहिए कि आखिर जनप्रतिनिधियों की जो इमेज है उस इमेज में किन किन कारणों से, मैं नहीं मानता कि कोई तनख्वाह उसका कारण है, किन किन कारणों से इस इमेज को कमी आती है, उनको दूर करने, शायद दूर करें तो ये तनख्वाह बहुत बड़ी तनख्वाह नहीं मानी जाए। तो सुना आपने प्रमोद महाजन क्या कह रहे हैं। अब आपकी बारी है, आप कमेंट करके बताइए कि जो विंटर सेशन में हो रहा है, पहले हफ्ते जो हुआ, दूसरे हफ्ते के पहले दिन जो हुआ, उसके बाद क्या आपको लग रहा है कि प्रमोद महाजन 2001 में जो कह रहे थे कि देश की जनता सांसदों को लेकर के, अपने जनप्रतिनिधियों को लेकर के कुछ बहुत अच्छी राय नहीं रखती है, अभी 2024 में वो राय कितनी बदली है, और नहीं बदली है तो उसके बदलने की वजह क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आज का हमारा शो आपको कैसा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया।